हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है हरिशेर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। अगला प्रश्न है, राजाओं के बारे में जनता के विचारों को जानने के लिए इतिहासकारों ने किस स्रोत का अध्ययन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौखिक किस्से कहानियाँ। इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गईं। अगला प्रश्न है, गंधद तिंदु जातक नामक कहानी में किस प्रकार के राजा का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रूर राजा। गंध तिंदु जातक नामक एक क्रूर राजा कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, गंध तुंड जातक कथा के अनुसार प्रजा ने राजा के अत्याचारों से बचने के लिए क्या किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंगल में बसने चली गई। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत की कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। अगला प्रश्न है, राजा और प्रजा के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा द्वारा अधिक करों की मांग करना। शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान आमतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढना शुरू किए। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने किस कृषि उपकरण का अधिक उपयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुदाल। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। अगला प्रश्न है, निम्न में सिंचाई के कौन कौन से तरीके प्रचलित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। कुएं, नहरें और तालाब।
उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए। यद्यपि खेती की नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक तमिल संगम साहित्य में किन वर्गों का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बेल्लार, हलवाड़ा और उल्टर और दास का। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में भी की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भूमि दान के प्रमाण ईस्वी के प्रारंभिक शताब्दियों से मिलने लगते हैं। दूसरा है, अधिकांश अभिलेख भोजपत्र पर लिखे गए थे। सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। अगला प्रश्न है, मिदान के प्रमाण सामान्यतः किन्हें दिए जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाण भट्ट। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाण भट्ट हैं। हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। दूसरा है, गुप्त काल में संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार हुआ करता था। तीसरा है, ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण अभिलेखों में मिलते हैं।
चौथा है, भूमि दान का प्रमाण जो मिला है वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में ही भूमि दान के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमि दान करते थे। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। अगला प्रश्न है, वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान किया जाता है डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्रहार। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, मगध शासकों ने अपनी राजधानी किस स्थान से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। अगला प्रश्न है, 7वीं सदी ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग पाटलिपुत्र आया तो उसे यह नगर कैसा मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खंडहर में बदला हुआ। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे पाटलिपुत्र नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किससे बने होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी से। उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिस पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र का उपयोग कौन करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर लोग। उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को खुदाई में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ नहीं मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लकड़ी के लेखन उपकरण।
शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग अमीर लोग करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। अगला प्रश्न है, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेणी। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक तथा बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। दूसरा है, शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने और व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनसे धन लेते थे। तीसरा है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ा व जड़ी बूटियों को बंगाल की खाड़ी के रास्ते प्रशांत महासागर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार के लिए सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के ढाले गए। दूसरा है, आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों की पहचान गुप्त राजवंश के प्रतीकों से की गई है। तीसरा है, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। चौथा है, सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों
और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों की विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे अत्यधिक शुद्ध सोने के होते थे। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी के बाद सोने के सिक्कों की संख्या कम होने का एक संभावित कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक संकट या दूरवर्ती व्यापार में कमी। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्के तो मिलना कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी में नए व्यापारिक केंद्रों के उभरने का क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नए व्यापारिक तंत्र विकसित हुए। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। अगला प्रश्न है, यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से किन लिपियों का अध्ययन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी और बंगाली। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया था। दूसरा है, यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक प्राकृत और संस्कृत लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। तीसरा है, प्राचीनतम अभिलेख संस्कृत में लिखे गए थे। चौथा है, जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
पहला और चौथा कथन सही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अभिलेखों में प्रयुक्त होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। अगला प्रश्न है, हिंद यूनानी शासकों ने सिक्कों पर किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक और खरोष्ठी। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इस सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने लिए किस उपाधि का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियदर्शी। अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि ज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक केवल अपनी उपाधियों का प्रयोग करता था। ध्यान देने बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अध्ययन से विद्वानों ने क्या निष्कर्ष निकाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनमें भाषा, शैली और पूरा लिपि ज्ञान की समानता थी। अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग उसके अभिलेखों में हुआ था, जैसे कि देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों से किस प्रकार की समस्याओं के प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन।
इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही साथ यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अशोक की वेदना से जुड़ा अभिलेख उड़ीसा में क्यों नहीं मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक की वेदना उस क्षेत्र में इतनी प्रबल नहीं थी। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अशोक के अभिलेखों में उनकी वेदना और युद्ध के प्रति उनके विचारों में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, अशोक के कुछ अभिलेखों की भाषा प्राकृत उपमहाद्वीपीय में सभी जगह समझी जाती थी। तीसरा है, अशोक के सभी अभिलेख उनकी सभी विजयों को दर्शाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन असत्य है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।